गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी कंटिन्यू अवर चैप्टर 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में आज का हमारा टॉपिक है धारामापी। जैसा नाम से पता लग रहा है धारामापी यानी जो धारा का मापन करे, धारा का संसूचन करे, उसे हम धारामापी कहते हैं। अब धारा को मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट और काम में आता है जिसे हम एमीटर के नाम से जानते हैं। तो अमीटर और धारामापी में डिफरेंस क्या होता है, पहले हम थोड़ा सा इसको समझेंगे। अमीटर जो होता है वो हमें किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताता है, और धारामापी का कार्य होता है धारा की दिशा को प्रदर्शित करना या धारा की दिशा का ज्ञान कराना। यह धारामापी का कार्य होता है। मुख्यतः धारामापी दो प्रकार के होते हैं, जैसा हमने यहाँ लिख रखा है। पहला तो होता है आपका चल कुंडली धारामापी और दूसरा होता है आपका चल चुंबक धारामापी। और हमारे सिलेबस के अंदर जो धारामापी है वो चल कुंडली धारामापी है। और चल कुंडली धारामापी भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है निलंबित कुंडली धारामापी और एक होता है कीलकित कुंडली धारामापी। तो यहाँ जो बोर्ड पे आपको डायग्राम नजर आ रहा है, ये डायग्राम निलंबित कुंडली धारामापी का है। तो हम हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, निलंबित कुंडली धारामापी। इस निलंबित कुंडली धारामापी में जब हम इसकी संरचना की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज, जब हम निलंबित कुंडली धारामापी तो निलंबित कुंडली धारामापी की जब हम कंस्ट्रक्शन या संरचना की बात करते हैं तो यहां पर एक आयताकार कुंडली, ये जो आपको नजर आ रही है यहाँ पर एक आयताकार कुंडली होती है जिसे हम तांबे के तारों को एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेट कर बनाते हैं। यानी ये एक आयताकार एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है। इस एल्यूमिनियम के फ्रेम पर आयताकार फ्रेम होता है और इस आयताकार फ्रेम पर तांबे के तारों को लपेटकर इस कुंडली को बनाया जाता है। ठीक है, इस कुंडली का संबंध यहां पर देखें तो एक वायर से ये कुंडली लटकी हुई होती है और ये वायर किसका बना हुआ होता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज का तार से ये कुंडली लटकी हुई होती है। और इस फॉस्फर ब्रॉन्ज के तार का संबंध एक मरोड़ टोपी से होता है, टोराइजन कैप से। दैट मीन्स टोराइजन कैप का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे ये कुंडली घूमेगी उसके साथ साथ ये ऊपर वाली जो कैप है वो भी घूर्णन करती है, तो इसे हम मरोड़ टोपी बोलते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने एक आयताकार एल्यूमिनियम का फ्रेम लिया, इसके ऊपर तांबे के तार के अनेक फेरे लगाए और फेरे लगाने के पश्चात इसको हमने फॉस्फर ब्रॉन्ज के तार से लटका दिया। किसके बीच में, स्थायी नाल चुंबकों के बीच में। यहां पर आपको जो ये दो चुंबक दिखाई दे रहे हैं, एक नॉर्थ है और एक साउथ पोल है। ठीक है, तो ये स्थायी नाल आकार, जो चुंबक के जो आकार होते हैं घुड़ नाल आकार भी होता है, इस तरह के चुंबक भी होते हैं। जैसे अगर हम चुंबक की बात करेंगे चैप्टर 8 में तो ये इस तरह की आकृति के चुंबक होते हैं। तो दो ध्रुव खंडों के मध्य में इस आयताकार फ्रेम को फॉस्फर ब्रॉन्ज के तार की सहायता से लटका दिया जाता है। फॉस्फर ब्रॉन्ज के तार का एक सिरा मरोड़ टोपी से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और उसका दूसरा संबंध मरोड़ टोपी का संबंध किससे होता है, स्प्रिंग से। ठीक है, इसी के बाद में यहां पर हम देखते हैं कि इस पूरे आयताकार फ्रेम के नीचे एक और स्प्रिंग लगी हुई होती है जो संयोजक पेच T2 से जुड़ी हुई होती है। इन दोनों संयोजक पेच T1 और T2 की सहायता से इस पूरे डिवाइस को परिपथ में जोड़ा जाता है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं कि ये जो आयताकार फ्रेम है ये फॉस्फर ब्रॉन्ज है। इस फॉस्फर ब्रॉन्ज के साथ में एक समतल दर्पण लगा हुआ होता है। ये समतल दर्पण क्या करता है, जैसे जैसे ये कुंडली घूमती है वैसे वैसे ये दर्पण भी उस कुंडली के साथ में घूमता है। और जब ये दर्पण घूमेगा तो इससे लैंप स्केल व्यवस्था द्वारा, लैंप स्केल व्यवस्था का मतलब ये होता है कि स्केल और लैंप का एक संयुक्त कह सकते हैं हम कॉम्बिनेशन होता है। तो जब लैंप से इस पर प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश इस दर्पण से परावर्तित होकर उस स्केल के जिस पॉइंट को टच करेगा उतना इसमें टोराइजन माना जाएगा, उतना इसका घूर्णन माना जाएगा। तो ये लैंप स्केल व्यवस्था होती है। अब यहाँ पर जो T1 और T2 स्प्रिंग के दो सिरे हैं, इस T1 और T2 स्प्रिंग के दो सिरों से इसे किसी भी परिपथ के अंदर जोड़ा जाता है। ठीक है, अब यहाँ जो N और S जो हमने यहाँ ध्रुवखंड ले रखे हैं जिनके बीच में ये आयताकार फ्रेम है, तो इस आयताकार फ्रेम के मध्य में एक लोहे का मुलायम बेलनाकार क्रोड रख दिया जाता है जो इस फ्रेम को कहीं से भी स्पर्श नहीं करता।
यहाँ पर इस आयताकार फ्रेम के मध्य में क्या रख दिया जाता है, एक लोहे का मुलायम बेलनाकार फ्रेम रख दिया जाता है जो कहीं से भी इसको स्पर्श नहीं करता। तो ये इसकी संरचना हो गई जो हमारी निलंबित कुंडली धारामापी है। अब इसके पश्चात हम ये देखते हैं कि ये निलंबित कुंडली धारामापी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो अब हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल, सिद्धांत के अंदर हम ये देखते हैं कि निलंबित कुंडली धारामापी का सिद्धांत क्या है। तो ये इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को लटकाया जाता है तो उस कुंडली पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है, एक टॉर्क काम करता है। ये हम लोगों ने पहले भी निकाला है, किसी धारावाही कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में बलाघूर्ण। तो ये उस सिद्धांत पर कार्य करती है कि जब किसी कुंडली को आपने चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया या चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस कुंडली पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है। और यह बलाघूर्ण किसके समानुपाती होता है, उस कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के। जितना ज्यादा धारा का मान होगा उस कुंडली में उत्पन्न बलाघूर्ण उतना ही अधिक होगा। ठीक है, हमने ये कहा, मान लीजिए कि कोई कुंडली है जिसका क्षेत्रफल सदिश ए है। कोई कुंडली हमने ले ली जिसका क्षेत्रफल क्या है ए, और वो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बी में विद्यमान है। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश बी के साथ में अगर थीटा कोण बनाता है तो जो उसका बलाघूर्ण होगा वो बलाघूर्ण क्या होगा, तो इक्वल्स टू NIAB साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं यहां पर कि निलंबित कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय ध्रुवों के मध्य में या चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कुंडली पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है और बलाघूर्ण के कारण से कुंडली घूमती है। ठीक है, तो ये इसका सिद्धांत है। अब यहां पर जब हम बात करते हैं कि बलाघूर्ण अधिकतम होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो क्षेत्रफल सदिश है आपका वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए, दैट इज थीटा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 90। तो आपका जो बलाघूर्ण होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम आ जाएगा। तो टो मैक्सिमम इक्वल्स टू NIAB। तो ये बलाघूर्ण अधिकतम आए इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, यानी ये जो क्रोड़ ली जा रही है ना उतलाकार, ये जो इस तरह से उतलाकार क्रोड़ ली जा रही है या यूं कह सकते हैं नाल रूप में क्रोड़ ली जा रही है, ये क्रोड़ लेने का मुख्य कारण इस तरह से यही है कि यहां पर आपका टॉर्क क्या मिले आपको, मैक्सिमम। यानी हर स्थान पर ए बी के साथ में कितना कोण बना है, 90 डिग्री का। ये भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे त्रिज्य क्षेत्र में। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि अगर मुझे अधिकतम बलाघूर्ण चाहिए तो अधिकतम बलाघूर्ण के लिए थीटा बराबर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस बलाघूर्ण के कारण से क्या होगा, इस बलाघूर्ण के कारण से ये होगा कि जो कुंडली अपनी साम्य अवस्था में थी वो कुंडली अपनी साम्य अवस्था से विक्षेपित होगी और विक्षेपित होकर घूर्णन करने लगेगी। ठीक है, घूर्णन करने लगेगी तो इसके प्रभाव से ये फास्फोर ब्रोंज का तार भी इसके साथ साथ घूमेगा, यानी इसके अंदर क्या उत्पन्न होगा, ऐंठन। इसके अंदर ऐंठन उत्पन्न होगा। तो ऐंठन क्यों उत्पन्न होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये कुंडली घूमेगी तो इसके साथ साथ ये टोराइजन केप घूमेगी, टोराइजन केप घूमेगी तो यहां से स्प्रिंग के अंदर क्या आएगा, ऐंठन आएगा। जैसे इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं आपको कि एक झूले में एक बच्चा बैठा हुआ है और वो झूले को घुमा रहा है तो ऊपर जो जंजीरें हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या होती है, बंधती चली जाती है। दैट मींस उसके अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है, ऐंठन उत्पन्न हो रहा है। तो जैसे जैसे ये कुंडली घूमती जाएगी वैसे वैसे इस मरोड़ी टोपी के कारण से जो स्प्रिंग T1 है, इस स्प्रिंग T1 के अंदर क्या उत्पन्न होता जाएगा, ऐंठन आता जाएगा। ठीक है, यानी अब इस कुंडली पर एक ऐंठन बलयुग्म भी कार्य करने लगेगा। एक बलयुग्म तो काम कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र के कारण से, धारा प्रवाह के कारण से, और एक बलयुग्म काम कर रहा है ऐंठन के कारण से। जैसे वो बच्चा जब घूमना बंद कर देता है तो झूला उल्टी दिशा में घूमता है, तो उल्टी दिशा में किस वजह से घूमा, ऐंठन बलयुग्म के कारण से। तो वही चीज यहाँ पर है कि जब ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में घूमेगी तो इस टोराइजन कैप पर या इस मरोड़ टोपी पर जो स्प्रिंग जुड़ी हुई हैं उन स्प्रिंगों में ऐंठन बलयुग्म कार्य करेगा जो इस कुंडली को विपरीत दिशा में घुमाएगा। इसे हम प्रत्यानयन बलाघूर्ण भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्यानयन बलाघूर्ण कौन होता है, प्रत्यानयन बलाघूर्ण वो होता है जो आरोपित बलाघूर्ण की विपरीत दिशा में कार्य करता है, उसे हम प्रत्यानयन बलाघूर्ण कहते हैं। तो जब यहां पर एक कुंडली घूमी, घूमने से यहां पर ऐंठन आया, ऐंठन आने की वजह से इस पर एक प्रत्यानयन बलाघूर्ण कार्य करता है। अब यहां पर हम ये कहते हैं कि मान लीजिए कि इस दर्पण, इसके घूमने से दर्पण घूमा, दर्पण घूमने से हमने इसके ऊपर प्रकाश डाला, प्रकाश डालने से प्रकाश परावर्तित हुआ, लैंप स्केल व्यवस्था पे पहुंचा और हमने ये माना कि ऐंठन कोण का मान फाई आ रहा है।
कितना आ रहा है, ऐंठन कोण का मान फाई, वो फाई एंगल पे जाकर प्रकाश ने परावर्तित होकर वो एंगल हमें दिखा दिया फाई, तो ऐंठन कोण का मान हमने क्या माना, फाई। तो अगर ऐंठन कोण का मान फाई है तो उस कंडीशन में, और सबसे पहली चीज ये कि ऐंठन कोण का मान फाई क्यों आया, इसके घूर्णन की वजह से, ये चीज समझिएगा, इसके बलाघूर्ण की वजह से ऐंठन कोण का मान क्या आया, फाई। तो जितना ज्यादा ये घूमेगा उतना ज्यादा ऐंठन कोण बनेगा। दैट मीन्स अगर मैं यहां पर लिखता हूं टो आर प्रोपोर्शनल टू फाई एंड टो आर इक्वल्स टू सी फाई, ठीक है। तो यहां सी क्या है, अगर हम सी की बात करते हैं तो सी एक समानुपाती नियतांक है जो एकांक रेडियन ऐंठन के लिए बल युग्म के मान को प्रदर्शित करता है। जैसे अगर मैं यहां से सी की वैल्यू निकालता हूं तो सी क्या हो जाएगा, टो आर अपॉन फाइव। तो एकांक रेडियन ऐंठन के लिए जो बल युग्म के मान को प्रदर्शित करता है वो आपका सी हो गया, जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब यहां पर हम ये कहते हैं कि जो टो आर है वो टो आर किसके प्रोपोर्शनल है, फाइव के। जितना ज्यादा इसके अंदर बलाघूर्ण आएगा उतना ज्यादा ऐंठन कोण बनेगा, ऐंठन कोण प्रोपोर्शनल हुआ, टो आर इक्वल्स टू सी फाइव हो गया, और सी फाइव को हमने कहा एकांक रेडियन ऐंठन के लिए बलाघूर्ण, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक। अब हमें क्या रखना है, हमेशा बलाघूर्ण को अधिकतम रखना है। तो ये तो हो गया आपका विपरीत बलाघूर्ण, रिवर्स टॉर्क, और एक टॉर्क वो है जो आप ऊपर दे चुके हैं, टो मैक्सिमम, दैट इज NIAB। भाई एक टॉर्क तो किसकी वजह से, धारा प्रवाह की वजह से, और एक टॉर्क किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो ये तो होता है प्रत्यानयन बल युग्म और ये होता है आरोपित बल युग्म। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे और परिमाण में समान होंगे। तो अगर हम यहाँ साम्य अवस्था की बात करते हैं, संतुलन अवस्था की बात करते हैं, तो कुंडली की संतुलन अवस्था में क्या कहते हैं हम यहाँ पर, कुंडली की संतुलनावस्था में क्या हो जाएगा, टो मैक्सिमम इक्वल्स टू टो आर। तो टो मैक्सिमम इक्वल्स हो गया आपका NIAB इक्वल्स टू C5। तो टो मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या आ गया आपका C5। अब यहां से अगर हम I की वैल्यू निकाल लेते हैं तो I की वैल्यू क्या निकल के आती है, C अपॉन NAB 5। अब यहां C NA B सब कांस्टेंट है, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, 5 के। तो I इक्वल्स टू क्या आ गया, K 5, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी उतनी ज्यादा ये कुंडली घूमेगी, और जितनी ज्यादा कुंडली घूमेगी यहां पर ऐंठन उतना ही ज्यादा उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इस K की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहां से, अगर हम K की वैल्यू पे बात करते हैं तो K की वैल्यू आ गई आपकी C अपॉन NAB। यहां पर K का मान कितना आ गया, C अपॉन NAB, जिसे धारा मापी का क्या कहते हैं, परिवर्तन गुणांक। ये क्या कहलाता है, धारा मापी का परिवर्तन गुणांक, ठीक है। तो परिवर्तन गुणांक हमारे धारा मापी का कहलाता है। तो समीकरण जो 5 है, या ये वाली जो समीकरण है, इससे ये स्पष्ट है कि जितनी ज्यादा धारा हम प्रवाहित करेंगे उतना ज्यादा इसके अंदर ऐंठन उत्पन्न होगा। क्लियर है। तो मैं एक बार और इस सिद्धांत को समझा देता हूं आप लोगों को कि जो धारा मापी है, निलंबित कुंडली धारा मापी है, वह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र में रखकर जब उसमें नियत मान की धारा प्रवाहित की जाती है तो उस कुंडली पर बलाघूर्ण उत्पन्न होता है, और बलाघूर्ण के कारण से वो कुंडली घूमती है। और जब ये कुंडली घूमेगी तो घूमने से जो ये स्प्रिंग लगी हुई है मरोड़ टोपी पर, इनके अंदर ऐंठन उत्पन्न होगा, अर्थात इनके अंदर प्रत्यानयन बलाघूर्ण उत्पन्न होगा। तब जब धारा प्रवाह बंद कर दोगे तो प्रत्यानयन बलाघूर्ण इस कुंडली को विपरीत दिशा में घुमाएगा। तो अगर हम कुंडली को साम्य अवस्था में मानते हैं तो साम्य अवस्था में मानने के लिए क्या जरूरी है कि यहां उत्पन्न होने वाला प्रत्यानयन बलाघूर्ण और यहां उत्पन्न होने वाला बलाघूर्ण आपस में संतुलन अवस्था में होना चाहिए। दैट इज टो मैक्सिमम इक्वल्स टू टो आर। तो ये हो गया आपका NIAB इक्वल्स टू C5, then I equals to this one। तो यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं कि जितनी धारा आप प्रवाहित करोगे ऐंठन कोण का मान भी उतना ही होगा। क्लियर है यहां तक? ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई थी कि मुझे बलाघूर्ण को अधिकतम रखना है, और बलाघूर्ण अधिकतम रखने के लिए आवश्यक है कि जो मेरा एरिया वेक्टर है, जो मेरा क्षेत्रफल सदिश है, वो सदैव चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक त्रिज्य क्षेत्र की कल्पना करते हैं।
किसकी कल्पना करते हैं? त्रिज्य क्षेत्र की। और त्रिज्य क्षेत्र की कल्पना करने के लिए ही, त्रिज्य क्षेत्र की कल्पना करने के लिए ही हम जो चुंबक का आकार लेते हैं वो अवतलाकार लेते हैं। कैसे लेते हैं? ध्रुवखंड उसके अवतलाकार, ताकि जो चुंबकीय क्षेत्र हमें मिले वो कैसा मिले? त्रिज्यीय मिले। तो अब हम जब त्रिज्य क्षेत्र की बात करते हैं तो त्रिज्य क्षेत्र में कुछ इस तरह से ये यहां पर कुंडली है, ये बेलनाकार क्रोड इसके मध्य में रखी हुई है। अब जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो ये N है और S, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं, तो ये इस तरह से नॉर्थ से किधर की ओर जाती है? साउथ की ओर जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि जब आपको बलागुण अधिकतम चाहिए तो बलागुण अधिकतम होने के लिए जो क्षेत्रफल सदिश है उस क्षेत्रफल सदिश का मान चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए रखना चाहिए। तो इसके लिए हम त्रिज्य क्षेत्र को प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। तो त्रिज्य क्षेत्र बनाने के लिए जो हम यहां पर चुंबकों को, स्थायी चुंबकों को काम में लेते हैं वो स्थायी चुंबक अवतल आकार के प्रयुक्त किए जाते हैं। और जो धारावाही कुंडली है उस धारावाही कुंडली के अंदर नर्म लोहे का क्रोड प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि इस क्षेत्र में कुंडली की प्रत्येक स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुंडली के तल के समांतर रहती है। तो यहां त्रिज्य क्षेत्र का लाभ यह है कि इस क्षेत्र के अंदर जो कुंडली की क्षेत्र रेखाएं हैं वो सदैव कुंडली के तल के समांतर होगी। अब अगर कुंडली के तल के समानांतर क्षेत्र रेखाएं हैं तो तल के क्षेत्रफल सदिश के वो क्षेत्र रेखाएं क्या हुए? लंबवत। भाई ये चीज तो हमने पहले भी पढ़ी है कि अगर क्षेत्र रेखा तल के समांतर है तो क्षेत्र रेखा के कारण से बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र तल क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? तल के लंबवत होता है। अब अगर कोई चीज इसके समांतर है तो इसके क्षेत्रफल सदिश के क्या होगी? वो लंबवत, और वही हमें चाहिए। तो कुल मिलाकर त्रिज्यीय क्षेत्र के लिए अवतल आकार के ध्रुवखंड इसलिए काम में लिए जाते हैं ताकि इनसे बनने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो सदैव तल के क्या रहे? समांतर रहे, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत रहे और बलागुण का मान अधिकतम है। पहली चीज। दूसरी चीज, जो नर्म लोहे की क्रोड ली जाती है वो इसलिए ली जाती है क्योंकि नर्म लोहे के क्रोड की चुंबकीय पारगम्यता अत्यधिक होती है, ठीक है। चुंबकीय पारगम्यता मतलब उसकी क्षमता। तो चुंबकीय पारगम्यता अत्यधिक होती है जिसके कारण कुंडली में अधिक चुंबकीय क्षेत्र होने से धारामापी की सुग्राहिता भी बढ़ जाती है। तो अगर चुंबकीय पारगम्यता अधिक होगी तो डेफिनेटली उसका चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, जिसके फलस्वरूप धारामापी की जो सुग्राहिता है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये इसका त्रिज्य क्षेत्र का एक रीजन हो गया कि त्रिज्य क्षेत्र क्यों लिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग पे, इसकी कार्यप्रणाली पे। कार्यप्रणाली में क्या आता है? देखो, कार्यप्रणाली के अंदर हम ये कहते हैं कि जब निलंबित कुंडली धारामापी में विक्षेप का मान फाई, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मैं इसमें धारा प्रवाहित करूंगा चुंबकीय क्षेत्र के कारण से कुंडली घूमेगी, घूमने की वजह से इसके ऊपर लगा हुआ है दर्पण भी घूमेगा और लैंप स्केल व्यवस्था से हम इस दर्पण की सहायता से विक्षेप का मान ज्ञात कर लेंगे। तो सपोज दैट हमने ये माना कि यहाँ पर विक्षेप कितना आ रहा है? फाई आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये कहा कि जब हम धारामापी में धारा आई प्रवाहित करते हैं तो आई प्रवाहित करने से फॉस्फोर गोंज के तार पर लगा हुआ समतल कोण फाई कोण पर विक्षेपित हो जाता है, ठीक है। जब ये फाई कोण पर विक्षेपित हो जाएगा तो इस अवस्था में दर्पण पर जो लंबवत आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें हैं, दर्पण पर अगर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होगी तो उसका परावर्तन भी लंबवत ही होगा। दैट मींस फाई और फाई कितना एंगल बना लेगा? ये 2 फाई। भाई यूं समझिए कि अगर लंबवत प्रकाश की किरण हम आपतित करते हैं तो वो वापस उसी दिशा में लौट जाती है, यही होता है। तो अगर मैं एंगल 5 पर उसको आपतित कर रहा हूं, 5 = 95 पर अगर उसको आपतित कर रहा हूं तो लौट के 5 पे ही जाएगी। तो हम यहां पर ये कहते हैं कि यदि धारामापी में धारा आई प्रवाहित करने पर फॉस्फोर ब्रोंज के तार पर लगा हुआ समतल दर्पण फाई कोण से विक्षेपित होता है तो इस अवस्था में दर्पण पर लंबवत आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तित होकर
2φ कोण से घूम जाएगी। कितने कोण से घूम जाएगी? 2φ कोण से। अब इस स्थिति में अगर हम ये कहें कि जो दर्पण लगा हुआ है, जैसे मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ये दर्पण है, यहां पर ये स्केल है, स्केल के साथ में ये स्केल है, अगर इसकी लंबवत दूरी है कैपिटल डी, स्केल और दर्पण की लंबवत दूरी तो हमने क्या मान ली? कैपिटल डी, ठीक है। और जो प्रकाश बिंदु है, उस प्रकाश बिंदु का जो विस्थापन है, वो प्रकाश बिंदु का विस्थापन, दैट मींस यहां से प्रकाश की किरण आई और आकर सपोज इस तरह से विस्थापित हो गई, प्रकाश की किरण हमने इस पर आपतित की, इसके परावर्तन हुआ, यहां मिल गई, तो ये प्रकाश की किरण का विस्थापन बिंदु हो गया, ठीक है। तो ये कितना एंगल बनाया? सपोज इसने एंगल बनाया 2φ, कितना एंगल बनाया? 2φ, तो tan 2φ इक्वल्स टू ये डिस्टेंस, ये विस्थापन तो कितना हुआ? स्मॉल डी, तो स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ठीक है। दोबारा समझिए इसको, हम ये कह रहे हैं कार्य प्रणाली के अंदर कि जब हम इस धारावाही कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, धारावाही कुंडली में जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो प्रवाहित करने से फास्फोर गोंज का तार घूमेगा, फलस्वरूप ये दर्पण घूमेगा, दर्पण घूमेगा तो लैंप स्केल व्यवस्था से हम इस दर्पण की सहायता से विक्षेप ज्ञात कर लेंगे। लैंप स्केल व्यवस्था द्वारा हमने माना विक्षेप आया φ। अब जब हम इस दर्पण पर प्रकाश की किरण को लंबवत आपतित करते हैं तो परावर्तित होने के पश्चात जो प्रकाश की किरण है वो 2φ कोण से घूम जाती है। कितने कोण से घूम गई? 2φ कोण से। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका यहाँ लैंप है और ये लैंप है और इस लैंप के पीछे ये एक स्केल लगा हुआ है। अब यहां से एक प्रकाश की किरण इस पर इस तरह से आपतित हुई, ठीक है, प्रकाश की किरण इस पर आपतित हुई और आपतित होने के बाद में इसका क्या हुआ? परावर्तन हुआ। परावर्तन हुआ दैट मींस ये इस तरह से यहाँ पर आकर परावर्तित हो गए इस लैंप स्केल पे। अब ये एंगल हमने माना कितना? 2φ। परावर्तित होने के पश्चात कितने पर आई है? 2φ पे। तो ये डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ तक की, ये तो है कैपिटल डी, और ये जो विस्थापन हुआ यहाँ से यहाँ तक का, इस बिंदु से इस बिंदु तक का जो विस्थापन हुआ ये मैंने मान लिया स्मॉल डी, ठीक है। तो यहां से अगर मैं tan 2φ निकालता हूं तो tan 2φ बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, क्योंकि लंबटे आधार होता है, ठीक है। हमने कहा ये कोण बहुत अल्प है, बहुत छोटा आएगा, तो अगर कोण अल्प है तो 2φ बराबर क्या हो जाएगा? d/d। अगर कोण अत्यल्प ले लेते हैं हम तो 2φ बराबर क्या हो गया? d/d। तो φ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से? d/2d। φ की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहाँ से? d/2d। अब हम कहते हैं कि अगर d 1 मीटर है, ये डिस्टेंस क्या ले लूं मैं? 1 मीटर, तो यहाँ से φ इक्वल्स टू सीधा सीधा क्या हो गया? d/2। अगर d इक्वल्स 1 मीटर ले लेते हैं हम तो φ इक्वल्स क्या हो गया? d/2, और 1/2 अगर कांस्टेंट है तो φ समानुपाती किसके हो गया? स्मॉल d के। यानी ये φ जितना बड़ा होता जाएगा उतना ये विस्थापन बढ़ता जाएगा। अगर ये φ यूं चलेगी, ये विस्थापन यूं हो गया तो ये कोण बढ़ जाएगा, ये विस्थापन यूं हो गया तो ये कोण और बढ़ जाएगा। दैट मींस φ समानुपाती किसके हो गया? यहाँ पर ये d के हो गया, ठीक है। तो ये इसकी कार्यप्रणाली है जिसकी सहायता से हम यहाँ पर विक्षेप कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। अब इसकी कुछ कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी है, इसके कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो इसमें हमें पढ़नी है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं धारामापी की सुग्राहिता की, कि धारामापी की सुग्राहिता होती क्या है। तो यहां हम लिखते हैं धारामापी की सुग्राहिता। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहां पर धारामापी की सुग्राहिता। सुग्राहिता का मतलब क्या होता है? सेंसिटिविटी। धारामापी जो होता है वो बहुत अधिक सुग्राही होता है, यानी इसके अंदर अगर अल्प मान की धारा प्रवाहित कर दी जाए तो अल्प मान की धारा प्रवाहित करने पर या फिर इसके सिरों पर अल्प वोल्टता स्थापित करने पर यह तुरंत विक्षेप दे देता है, यानी एक कह सकते हैं हम कि पर्याप्त विक्षेप प्रदान कर देता है। तो धारामापी की सुग्राहिता, सेंसिटिविटी का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू पर भी अधिकतम मान देना, यह सेंसिटिविटी कहलाती है, ठीक है। अब यहां पर हम दो तरह की सुग्राहिता पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता होती क्या है? धारा सुग्राहिता की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं धारामापी में प्रति एकांक धारा उत्पन्न विक्षेप धारामापी की धारा सुग्राहिता कहलाती है। क्या कहा हमने? प्रति एकांक धारा उत्पन्न विक्षेप, यानी I/5 नहीं, हाँ, φ/I, ये क्या कहलाती है? धारा सुग्राहिता।
यानी प्रति एकांक धारा उत्पन्न विक्षेप क्या कहलाएगी, धारा सुग्राहिता कहलाएगी। ठीक है, अब I इक्वल्स क्या जानते हैं हम, अभी लिखा हमने C अपॉन NAB, ये जानते हैं। तो यहां से और इसके साथ में कौन आता है, फाई। तो जैसे मैं यहां पर I की वैल्यू रखता हूं तो फाई से तो फाई कैंसिल हो जाएगा, तो SI बराबर क्या आ गया, NAB अपॉन C, यही आया। और C अपॉन NAB को हमने K लिख रखा है, तो NAB अपॉन C क्या हो जाएगा, 1/K। ठीक है, तो यहां पर हम ये कहते हैं कि अगर मुझे धारा मापी की सुग्राहिता में वृद्धि करनी है तो मैं फेरों की संख्या बढ़ा दूं, क्षेत्रफल बढ़ा दूं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा दूं, या फिर C जो एकांक रेडियन में ऐंठन है उसका मान को कम कर दूं। अगर एकांक रेडियन में ऐंठन कम कर देंगे तो धारा सुग्राहिता बढ़ जाएगी, n बढ़ा देंगे तो धारा सुग्राहिता बढ़ जाएगी, a बढ़ा देंगे तो धारा सुग्राहिता बढ़ जाएगी, b बढ़ा देंगे तो धारा सुग्राहिता बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि भाई n, a और b इनका मान तो हम ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगर इनका मान ज्यादा बढ़ा दिया तो कुंडली का आकार बहुत अधिक हो जाएगा। तो अब अगर इनका मान हम ज्यादा नहीं बढ़ा सकते तो फिर हमारे पास में सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है कि हमें C का मान क्या करना पड़ेगा, कम लेना पड़ेगा। यानी सिर्फ हम इस C के मान को कम करके धारा सुग्राहिता के मान में वृद्धि कर सकते हैं। और C के मान की अगर हम बात करते हैं तो C का मान होता है पाई ईटा R4 अपॉन 2L। ये 11th में था, ये टोराइजन कांस्टेंट पाई ईटा R4 अपॉन 2L। तो यहां पर हम बात करते हैं कि जो ईटा है वो कहलाता है आपके पदार्थ का अपरूपण गुणांक। कौन सा गुणांक, विकृति में पढ़ी थी हम लोगों ने, अपरूपण विकृति। ठीक है, तो ईटा क्या कहलाता है आपका अपरूपण गुणांक, R क्या कहलाती है तार की त्रिज्या, L क्या कहलाती है लंबाई। तो यहां पर ये कहा जाता है कि अगर आपको C का मान कम करना है तो यहां पर आप क्या कीजिए कि जो फास्फर ब्रोंज है उसके तार को काम में लीजिए। फास्फर ब्रोंज के तार के लिए ईटा का मान कम होता है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि फास्फर ब्रोंज का तार क्यों काम में लिया जाता है इस धारामापी में, तो फास्फर ब्रोंज के तार का अपरूपण गुणांक कम होता है और अपरूपण गुणांक कम होने की वजह से C का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फास्फर ब्रोंज के तार के लिए ईटा का मान कम होता है जिसके कारण से यहां पर C कम हो जाएगा। एक फास्फर ब्रोंज के तार की लंबाई ज्यादा ले लीजिए तो भी C का मान कम हो जाएगा। तो फास्फर ब्रोंज का तार प्रयुक्त करने का रीजन उसकी लंबाई अधिक लेनी चाहिए C को कम करने के लिए, और उसका चूंकि अपरूपण गुणांक कम होता है इसलिए उसके लिए C का मान भी कम हो जाएगा। तो ये कहलाती है आपकी धारा सुग्राहिता। इसके बाद में आती है आपकी वोल्टता सुग्राहिता। सेकंड आती है आपकी वोल्टता सुग्राहिता। वोल्टता सुग्राहिता क्या होती है, वोल्टता सुग्राहिता कहते हैं प्रति एकांक धारामापी में प्रति एकांक वोल्ट विक्षेप को हम वोल्टता सुग्राहिता कहते हैं। यानी प्रति एकांक धारामापी में प्रति एकांक वोल्ट विक्षेप को धारामापी की वोल्टता सुग्राहिता कहते हैं। प्रति एकांक वोल्ट कितना विक्षेप प्राप्त हो रहा है यह धारामापी की वोल्टता सुग्राहिता कहलाएगा। दैट मींस यहां पर हम ये कहते हैं V इक्वल्स टू होता है IR ओम्स लॉ से। तो R की जगह क्या ले लिया हमने, G क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो अब अगर मैं वोल्टता सुग्राहिता की बात करता हूं तो प्रति एकांक वोल्ट उत्पन्न होने वाला विक्षेप दैट इज फाई अपॉन V, प्रति एकांक वोल्ट, और V का मान किसके बराबर है, IC के बराबर, तो फाई अपॉन IC। ठीक है, अब यहां से I की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो फाई तो एज इट इज, G भी ऐसा का ऐसा ही, और I की वैल्यू क्या होती है C अपॉन NAB फाई। तो इस फाई से तो फाई कैंसिल हो गया, तो BC इक्वल्स टू क्या है अपना NAB अपॉन CG। VG इक्वल्स टू क्या आ गया NAB अपॉन CG। अब ये NAB अपॉन C क्या है, SI, तो SI अपॉन G क्या बन गया ये SI अपॉन G। तो ये वोल्ट सुग्राहिता किसकी हो गई, वोल्टता सुग्राहिता, धारामापी के लिए वोल्टता सुग्राहिता। VS इक्वल्स टू SI अपॉन G। ठीक है,
अब एक टर्म आती है यहां पर, धारा मापी का दक्षतांक क्या होता है। लास्ट टर्म जो है इसकी, ओके अब हम पढ़ते हैं धारा मापी का दक्षतांक क्या होता है। जब हम धारा मापी के दक्षतांक की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि धारा मापी के सुग्राहिता का जो व्युत्क्रम होता है वो धारा मापी का दक्षतांक कहलाता है। तो धारा मापी की जो धारा सुग्राहिता है उसका व्युत्क्रम, धारा सुग्राहिता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, दक्षतांक। इसे हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं तो 1/SI, ठीक है। और 1/SI है तो इसको हम लिख सकते हैं 5/I की जगह I/5, ठीक है। या फिर x = C/NAB या फिर बराबर K, ठीक है। तो ये धारा सुग्राहिता का व्युत्क्रम धारा मापी का दक्षतांक कहलाता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो निलंबित कुंडली धारा मापी में हमें पढ़नी थी। तो तीन चीजें हमने पढ़ी, धारा सुग्राहिता, वोल्टा सुग्राहिता और धारा मापी का दक्षतांक। ओके बेटा, थैंक यू।